प्रोग्राम हालात आज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा आदाब। नाज़रीन, अदल जिसका हमारे पाकिस्तान में दूर दूर का कोई तल्लक नहीं है। ख्वाजा आसिफ से जब ये सवाल किया गया कि तोशा खाना के जो तोहफे मिलते हैं, हमारी जो फौजी क़यादत है उनको, उनका हिसाब कौन रखता है, तो उन्होंने कहा जनाब मुझे इल्म नहीं है। असल में जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो तवाइफ मिलते हैं, बाहर ये लोग जाते हैं, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चाहे वो जितने भी वज़ीर आज़म आए, आपके इल्म में है, हमारे एक वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, एक हार तुर्की से मिला था और उनकी बेगम वो हड़प कर गई। हड़प में मैंने इसलिए कहा कि नवाज शरीफ ने बेशुमार तोहफे जो हड़प किए, फिर जो अस्करी क़यादत है, मौजूदा है या पुरानी है, पता नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने भी कभी कोई तोहफा जमा करवाया हो। किसी का आज तक ये इशू नहीं बना। अखबारों में भी आया, आप पुरानी अखबारें निकाल ले, वहाँ पे आपको मिलेगा जनाब कि वो जरदारी साहब की गाड़ियाँ थी, नवाज शरीफ का पता नहीं क्या था, फलां का क्या। मैं इसलिए कि क्या चीज़ें बतानी, इन्होंने कौन सा हिसाब देना है, मेरे कहने पे तो हिसाब नहीं देना, मगर जो मैं बात करनी चाह रहा हूँ, एक घड़ी इमरान खान पे इन्होंने डाल दी। अब हुआ ये है कि वो घड़ी फरोख्त की, उसमें जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कोई गलती हुई है इमरान खान से, जो इन्होंने इतना तूफान बर्पा किया हुआ है। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि इमरान खान को क्या ज़रूरत थी कि वो घड़ी बेच के वो सड़क बनाने की, या जो तरीक़ाकार था उसके मुताबिक चलता। अगर इमरान खान ने इस पे कोई गलती की है तो उसकी ये तो सज़ा नहीं कि नाअहल करार दे दो, उसने तोशा खाना से ये। मुझे तो लगता है कि वो सऊदी अरब से जो घड़ी मिली थी उन्होंने खुद ही वापस मांग लेनी कि यार हमने इनको क्या अजाब दे दिया, एक तोहफा क्या दे दिया, वो भी इनके लिए मुसीबत बना हुआ। अच्छा, बड़े जाहल लोग हैं हमारे वहाँ पे जी, सोशल मीडिया पे कह रहे जी ये जो घड़ी थी इसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी और इसने फरोख्त कर दी। और जब आप, मेरा ख्याल है जो रियाल है सऊदी अरब के, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं उन पे बताइएगा कि किसकी तस्वीर है ना। तो हम लोग बहाने ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई बहाना होना चाहिए ताकि अब अगर आप गौर करें तो खाना काबा की तस्वीरें तो सारा दिन यहाँ बिकती हैं। ये बाजार में चले जाएं, आप अपने घरों में देखें तो वो तस्वीरें आप ज़ाहिर है खरीद के लेके आते, फ्री में नहीं मिलती, या फ्री में भी मिलती हो, किसी के किसी को गिफ्ट भी कर दिया हो। मगर जब वो कहते हैं ना किसी के कोई बंदा अच्छा ना लगे ना तो उसकी हर चीज़ ही बुरी लगती है, उसके अच्छे काम भी बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। और यही आज का कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे किसी ने कोई अपने दिमाग के मुताबिक सोशल मीडिया पे तबसरा शुरू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, और कोई ज़्यादा अक्सरियत तो नहीं है, मगर कोई चंद लोग हैं जो घड़ी चोर के नारे भी लगाते हैं। और मकसद इसमें ये जो असल कहानी है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी को चोर चोर कहा जाता है, तो इमरान खान को क्यों नहीं कहा जाता, ये है जो हकीकत है। तो आपके इल्म में है कि मरियम ने एक दफ़ा कहा था कि जिस तरह नवाज शरीफ नाअहल हुआ है इसे भी होना पड़ेगा, जिस तरह वो जेल गया है इसे भी जाना पड़ेगा, जो काम नवाज शरीफ के साथ हुए वो सारे अब इमरान खान के साथ भी होंगे। एक तो ये आपको मैं बता दूं कि ये ड्रामा जो चल रहा है, ये जब से पाकिस्तान बना, मेरा ख्याल है कि किसी ने तोशा खाना में कोई चीज़ जमा कराई या खा गया या जो भी है, हिसाब दिया या नहीं दिया, लेकिन जो इमरान खान का है वो बड़ा सख्त हिसाब हो रहा है। एक दूसरी जो बात है वो ये है कि फौजी क़यादत से आप हिसाब कैसे ले सकते हैं? किसी की जुर्रत है इनमें से कि जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहे कि जनाब आपको, आप इतने मुल्कों के दौरे पे जाते हैं तो आपको वहां पे तोहफे मिलते हैं, वो किधर है? मेरा नहीं ख्याल को पूछे इनसे, क्योंकि फौज के ऊपर तो आपका कानून ही लागू नहीं होता, आपका आइन में नहीं आते वो। अगर वो कोई जुर्म कर लें, जिस तरह पिछले दिनों FIR का स्यापा पड़ा हुआ अभी तक वो काटी नहीं जा रही, तो आप क्या समझते हैं कि ये किसी फौजी जर्नैल से, ये ख्वाजा आसिफ आसिफ जैसे लोग ये पूछ सकते हैं कि जनाब फलां तोहफा आपको मिला था वो किधर है, कहाँ गया? कभी भी नहीं पूछ सकते।
शहबाज शरीफ भी नहीं पूछ सकता, मेरा ख्याल इमरान खान भी नहीं पूछ सकता किसी की, जब वो सिस्टम में नहीं है आपके, और वो कहते जी हमारा अपना सिस्टम है, पता नहीं उसमें कोई कोर्ट मार्शल होता, तो वो किसी का, अब ये बाजवा साहब का शायद करें, जब ये मुद्दत इनकी ख़त्म हो जाए, कोई 10 दिन इनके बाकी रह गए तो अल्लाह करे। मगर कभी किसी फौजी का आप देखें, आपकी इल्म में है कि मुशर्रफ के लिए अदालतें लगी, मुशर्रफ सर फाड़ के बैठ गया, फिर एकदम मुशर्रफ साहब पर्दे से गायब हो गए, दुबई चले गए। ये क्यों है? अदल नहीं है, इंसाफ नहीं है। इमरान खान रोजाना आके रोता है, मगर इसके दौर में भी ये चीजें इसी तरह चल रही थी। ये कहता है जनाब मैंने कभी अपने किसी करीबी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। अब फरा गोगी वाला केस इसके गले पड़ा हुआ है। जुल्फी बुखारी लंदन में था, वो आ गया, जो वहां लोग थे वो तो ज़ाहिर बातें करेंगे। तो जब भी आप कोई भी काम करे, कोई ऐसी चीज करे, तो आप नमूना बनने के लिए ऐसे काम करें कि जिससे कल को कोई आपको कोई नुकसान ना दे सके। ये जरूरी नहीं कि अब आपकी बेगम की कोई सहेली है तो उसको आपने कोई जिम्मेदारी दे देनी है कि वो फलां चीज इलाका कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो गलतियां तो हैं, ये नहीं कि नहीं है, इमरान खान से बेशुमार गलतियां हैं, मैं इस चीज को मानता हूं। इमरान खान ने कहा कि अगर हम पंजाब का वजीर आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे छुट्टी करा देते तो हमारी गवर्नमेंट गिर जानी थी। अभी गवर्नमेंट गिर जानी था तो वफाक में तो गिर गई आपकी गवर्नमेंट। पंजाब में अगर मेरा ख्याल है कि ये रिस्क लिया जाता तो शायद ना गवर्नमेंट गिरती, और वहां पे कोई उनकी पसंद का बंदा आप ले आते। क्योंकि कानून जिस मुल्क में नहीं वहां पसंद है, वहां जिसने भी कहना कि फलां को लगा दो, इसको हटा दो, इसको फलां जगह भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, इसको पकड़ के नंगा करके जूते मारो। कानून कोई नहीं, आइन कोई नहीं। और सारा दिन आप देखते हैं कि हमारी मीडिया पे कानून आइन की बातें चलती, ऐसे कानून और आइन जैसे पाकिस्तान पूरा कानून और आइन के मुताबिक चल रहा है। और फिर सारे ही आगे कहते कि कानून मेरे पे लागू नहीं होता, ये इमरान खान पे होता है, ख्वाजा आसिफ पे नहीं होता। शहबाज शरीफ कहता है इस पे नहीं होता, इमरान खान कहता है शहबाज शरीफ पे होता है, जरदारी कहता है इन सब पे होता है, मेरे पे नहीं होता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है ये सब जितने लोग हैं इन पे होता है, मेरे पे नहीं होता। चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं होता, वो लाहौर के चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं होता। तो इन लोगों के ऊपर कानून जो है वो लागू नहीं होता पाकिस्तान। ये आइन कानून की कहानियां सुना के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ आके वहाँ सेमिनार था, वहां पे जी चीफ जस्टिस ने कानून के मुताबिक कहा है बड़ी जल्दी फैसले होंगे। तो चलो कह दिया, कहने से कौन से फैसले हो जाने, या कौन सा आइन चल पड़ना आपका। आइन को जब आपने समझना ही नहीं, जब आइन की जरूरत ही नहीं है आपको, जब कानून की जरूरत ही नहीं, जब आपने सत्तू पिए हुए हैं, जब आपको ऊपर से एजेंसियों से कॉलें आनी है कि आपने ये फैसला करना, तो वो पड़ा जे थोड़ा कानून। तो अब पे जे आइन आ गया जे फोन। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रात और चीफ जस्टिस रात 12 बजे भी घर से दौड़ेंगे, क्योंकि आइन कानून पता ही नहीं किसी को हो सके। तो ये अदल वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत ही खराब है पाकिस्तान का। जब इनको कहा जाता है कि आप इतने नंबर पे आए, फखर से फिर उसको घुमा देते, फिर वहां दुनिया के सिस्टम को घुमा देते हैं। नहीं जनाब, वो किसी और चक्कर में हम आए हैं, और आपका क्या चक्कर चल रहा है जी? ठीक है, चल रहे हैं आपके चक्कर, वो भी आते रहते सामने। मगर इंटरनेशनल मीडिया जब शोर डाल रही है ये चोर चोर चोर, तो ये चोर कह रहे नहीं, हम चोर नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान की हालत पर अल्लाह ताला ही बस रहम करे। इसके अलावा क्या कह सकते। अच्छा, यूरोप का थोड़ा सा बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन जंग जो है वो खतरनाक होती जा रही है, अल्लाह ताला रहम करे। और लोग जो है यूरोप में भी काफ़ी सख्त परेशान है इस वक्त। महंगाई उसी वजह से बढ़ती जा रही है। देखते हैं कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, शिकवे हज़ारों हैं, क्या क्या बताएं। तो लोग जो है ज़हनी डिस्टर्ब यहाँ पे भी है। मैं एक घर पे गया यहाँ जर्मनी में, मेरे अजीज़ ही थे, तो उन्होंने पासवर्ड निकाल के रखे हुए बाहर।
तो मैंने कहा जी ये पासवर्ड निकाले हैं टेबल पे, कहीं सफ़र पे जा रहे हैं आप लोग? तो वो बच्ची कहने लगी नहीं ये हमने निकाले हैं कि ब्रीफकेस तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा वो किस लिए? कहती कि अगर जंग लग गई तो हमने फिर ये लेके भागना है। तो मैंने कहा किधर को भागना, मुझे भी बता देना, फिर मैं भी उधर ही भागूँ। तो वो बेचारी हंसना शुरू कर दिया उसने। तो जब एक तरफ बताया जा रहा है एटमी जंग होगी, दूसरी तरफ भागना, फिर किधर भागना? हर तरफ यार जब शोर पड़ जाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह ताला रहम करे दुनिया पूरी पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। अब प्रोग्राम देखते हैं, एक बड़ा मज़े का है, स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब के साथ किया, आज पाकिस्तान के साथ, और एक आज मुबारक के साथ। तो चलते हैं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। हमारे पिछले प्रोग्राम आप देखें जाके, मैंने बेशुमार प्रोग्राम किए कि पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। इस पर अब्दुल कयूम साहब ने भी काफ़ी दफ़ा अपना तबसरा स्वीडन से किया कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। अब जो इतला नई है वो 80% के करीब पहुंच चुका है। 20% यानी कि हाथी गुजर चुका है, बस बाकी आप समझ जाए कि क्या होने वाला है। ये पूछते आए फिर अब्दुल कयूम साहब से कि वाकई पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन जो है ख़राब होती जा रही, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने वाला शोर डालना शुरू कर दिया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। सर आपने हमारा ये तो कई दफ़ा बताया था कि पाकिस्तान जो है ये दिवालिया हो रहा है, मगर आज जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं, जो मुशावरत आज भी कर रहे हैं, अभी तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे उनका वहीं पे उनकी फिरकी अड़ी हुई है। आप क्या समझते हैं कि 80% अगर पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और 20% बाकी है, तो ये कितने दिन और निकालेगा या कितने महीने निकालेगा? मुबारक साहब, बहुत सीरियस बात है। ये वो कैंसर है जो बहुत पहले अरसे से लगा हुआ है, और इस कैंसर का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आपके कोई दयानतदार क़यादत मिल जाती और आप पैसा जो है उसको निचोड़ते, इकट्ठा करते और इसको मुल्क को बचाने के लिए सोचते। ये तो डाकू हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक मिसाल हम लोग सुनते आए हैं कि किसी चोर ने कपड़ा चोरी किया और किसी गांव में बेचने के लिए चला गया, तो उसके पास वो गज नहीं था, तो लोगों को कहता था कपड़ा खरीदो, लेकिन मेरे पास गज नहीं है, कोई किसी के पास गज है तो लेके आओ। तो उन्होंने कहा हमारे पास गज की जगह कपड़ा तो तू बेच रहा है। उसने कहा ये मेरे बाप का कपड़ा, मैं चोरी करके ले आओ, डांग शंग ले आओ, जो भी मिलता है ले आओ, वो उसको हम वो गज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये वो डाकू हैं, बदबख्ती से, बदकिस्मती से और पाकिस्तान के नाम पे ये वो दबा है जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जिन 15 पार्टीज को लोगों ने जबरदस्ती बैठाया, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था। आज वो मुल्क, वो कैंसर क्या कहते हैं, लास्ट स्टेज पे जब चला जाता है तो कहते हैं कि आदमी बच नहीं सकता। आज पाकिस्तान की इकानमी को वो कैंसर जो लगा हुआ है, वो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। मुबारक साहब, हम लोगों ने, आपने कई प्रोग्रामों में लोगों को वार्निंग दी कि पाकिस्तान एक्चुअली दिवालिया हो चुका है। ये ऊपर से उसको छुपा रहे हैं, पेंट कोटाइयां पहने हुए हैं। जिस मुल्क के अंदर पैसा ही नहीं है, पूरी दुनिया के मकरूज हैं, पूरी दुनिया से पैसा लिया हुआ है और वो पेंट कोटाइयां पहन के मीटिंग कर रहे हैं। शर्मनाक बात है पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तान की हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो डाकुओं की हुकूमत है, ये तो क्रिमिनल्स हैं, ये तो कातिल हैं, डाकू सब इकट्ठे हो गए। तो मुबारक साहब, आपका मुल्क, हमने कई दफा बोला कि ये दिवालिया के किनारे, बल्कि तबाही के किनारे पे खड़ा है, इसको धक्का चाहिए। उस धक्के के लिए आपको याद है अमेरिका ने क्या बोला, पाकिस्तान वेरी शॉर्टली दिवालिया हो जाएगा। ये अमेरिका ने बोला। अभी पाकिस्तान के सदर बोला कि पाकिस्तान दिवालिया के नजदीक है। कल इमरान खान बोला पाकिस्तान दिवालिया के नजदीक है। दुनिया के अखबार वो इसके ऊपर बातें कर रहे, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। दिवालिया मीन्स पाकिस्तान विल बी जस्ट डिस्ट्रैक्टेड, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पैसा ही नहीं है। तो किसका मुताबिक हो जाएगा? फिर आपके एटमी असासे, ये जो डाकू जो लंदन से वापस आया है, और ये नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा डाकू है पाकिस्तान का, और जरदारी डाकू हैं, इन्होंने खरबों रुपए कमाए पहले पाकिस्तान के सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टॉप सीक्रेट भेजते रहे। अभी
आपके जो एटमी असासे वो दांव पे लग गए। अभी पैसा नहीं होगा, आप मांगेंगे लोगों से अमेरिका से, तो वो बोलेंगे अच्छा तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम इतने बड़ी ये जो एटमी असासे तुम्हारे पास है, तुम इसकी हिफाजत कैसे करोगे, हमारे हवाले करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। ये एक वेल प्लान तरीके से यहां तक पाकिस्तान को पहुंचाया गया मुबारक साहब। क्योंकि आपकी क्यादत पाकिस्तान की दुश्मन है। ये डाकू सारे जो 15 पार्टीज के हैं, ये डाकू हैं, ये दुश्मन है, ये एजेंट्स हैं। तो इसको किसने बैठाया था? वो खुद डाकू है बहुत बड़ा, और वो बहुत बड़ा दुश्मन था जिसने सोची समझी प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को आज पहुंचाया। पाकिस्तान आपके नहायत खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। एक बहुत बड़े तबसरा निगाह ने बोला पाकिस्तान 10 दिन से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा, हमारे जो सादा लोग हैं जो उनको भी पता चले, जब एक मुल्क दिवालिया हो जाता है, चले एक आदमी तो सिर्फ उसने एटम का नाम ही सुना हुआ है, लेकिन और क्या नुकसानात होते हैं जब दिवालिया हो जाते हैं मुल्क? तो देखिए आपके पास पैसा नहीं है। अब दिवालिया की एक बड़ी निशानी आप देखेंगे, रशियन सोवियत यूनियन इतनी बड़ी दुनिया की ताकत थी, सेकंड वर्ल्ड पावर, जब वो उसके पास पैसे नहीं रहे, इकोनॉमी उसकी बैठ गई, तो उस मुल्क के 14-15 टुकड़े हुए थे और पैसा नहीं था। वो रशियन सड़कों पे डबल रोटियों के लिए लाइनों में खड़े थे और घर की चीजें बेच रहे थे। घर की चीजें उठा उठा के सड़कों पे रखी हुई थी, वो जो 1000 की चीज थी उस 5-5 रुपए के बेच रहे थे। जब पाकिस्तान में पैसा ही नहीं है और हम पहले मकरूज हैं, मुबारक साहब आज ये चीज नोट रखें, हम पहले ही इतने मकरूज हैं कि हम पूरा पाकिस्तान अगर बेच के भी वापस करें। उसने बोला कि कम से कम $30 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए। तो आपको तो $1 बिलियन सऊदिया वाले देते हैं, तो वो पहले कहते हैं हमारे पाँव चाटो। $1 बिलियन कतर ने दिया तो कहते हैं हमारे पाँव चाटो, हमारी जरा मालिश शालिश भी करो। तो जब ये मुल्क का हाल हो चुका हो तो फिर आपको $30 बिलियन कौन देगा? $30 बिलियन मीन्स आप अपने हिसाब से भेज दें, हमें दे दें, हम आपको पैसा देंगे। ये पाकिस्तान जब गिर जाएगा, ये पाकिस्तान गिरेगा। गिरने का मतलब टूटा था रशियन सोवियत यूनियन, ये टूट गया था, इतना बड़ा मुल्क, उसके पास क्या एटम बम नहीं थे, सब कुछ था। इकोनॉमी डाउन होगी, खत्म हो गया। वो मकरूज नहीं था, हम तो मकरूज हैं। वो तो मकरूज भी नहीं था किसी का, हम तो मकरूज हैं। हम तो एक इंच मकरूज हैं। तो उसका ये हालत होगी कि पाकिस्तान के अंदर फिर खाना जंगी होगी, पाकिस्तान तबाही के ऊपर तबाही की तरफ जाएगा फिर। अच्छा, जिन लोगों के पैसे वगैरह बैंकों में पड़े हुए हैं, हो सकता है कल को उनको भी नुकसान हो। बिल्कुल 100%। मैं कल फिक्र कर रहा था कि ये जो पैसा लोगों का है, हमारा भी छोटा मोटा चलो पड़ा है, तो ये पैसा तो जब्त कर लेंगे ना। वो बोलेंगे हम तो दिवालिया हो गए हैं, हमारे पास जैसे कंपनी दिवालिया होती है सबको जब्त हो जाता है, तो ये बोलेंगे पाकिस्तान दिवालिया हो गया, आपका पैसा सारा जो वेरी सारी जी, हम तो कुछ नहीं देंगे। स्टेट बैंक ने बोला जी हम 5 लाख से ज्यादा किसी को देंगे, अगर किसी के 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो हम तो 5 लाख से ज्यादा हमारे पास पावर ही नहीं होगी, हमारे पास पैसा ही नहीं है। ये दिवालिया होने की ये नुकसानात होते हैं जो किसी मुल्क, जब मुल्क को दिवालिया होता है। और ये किसने पहुंचाया दिवालिया? इन लोगों ने। ये 6 महीने में इस मुल्क को वो अच्छा खासा 6% हमारी इकानमी ऊपर जा रही थी, इंडिया से भी ऊपर जा रही थी। चाइना जो था वो नीचे आ रहा था, हम लोग 6% जा रहे थे। जब ये इमरान जा रहा था, इन्होंने कंट्रोल कर लिया था 2-3 साल में। और ये जब डाकू आ गए, सारे इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े डाकू, कातिल, मनी लॉन्ड्रर्स, अपने बंगले, कोठियां, पैसा, जमीनें, फैक्ट्रियां इन्होंने रखी हुई हैं, उनकी सब प्रॉफिट पे जा रही है। पाकिस्तान आज दिवालिया होने के करीब, क्या दिवालिया एक्चुअली हो चुका है। आप कह सकते हैं मुबारक साहब, जो 80% जब कहते हैं कि ये बंदा बीमार है, 20% रह गया, तो वो तो मरेगा ना, वो तो 100% मरने के चांस है उसके। लाइकवाइज पाकिस्तान के खत्म होने के चांसेस ही है, जो 20% जो बच गया है। इसका मतलब कैंसर ऐसा है कि जो इसको बचा नहीं पाएगा, अभी कोई नहीं बचा पाएगा, कोई दवाई असर नहीं कर रही, कोई चाल नहीं चल सकेगी। तो किसने बचाया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस गैंग ऑफ माफियाज को पाकिस्तान में लाया, गठा किया और ऊपर बैठाया, पाकिस्तान की तबाही कर दी। दुनिया देख रही है, दुनिया को पहले पता है। अमेरिका पहले बोल पड़ा था, आपका सदर बोला, आपके वज़ीर आज़म बोले, आपकी अखबारें बोल रही है, दुनिया की अखबारें कल यही बता रही है कि पाकिस्तान दिवालिया के नजदीक हो गया, पाकिस्तान का कुछ नहीं बचने वाला। तो तबाही जब होती है, भूखे नंगे जब लोग हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे, मारेंगे, और पाकिस्तान के अंदर ये चीजें होने वाली हैं। अगर आज मैं सोचता हूं ऐसे कि अगर
नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरजेंसी लगा दे इस मुल्क के अंदर, और इन डाकुओं की, सबसे पहले इन डाकुओं की तमाम जायदादें, मकान, बंगले, कोठियां, फैक्ट्रियां, घर और जो कुछ उनके पास है सब का जब्त कर लिया जाए। पीपल पार्टी और ये 15 पार्टियों का जब्त करके पैसा स्टेट बैंक में डाले, उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन दें, स्टेट बैंक को ऑक्सीजन दें कि हमारे पास पैसा इन्हीं हरामियों, इन्हीं का हरामखोरों का पैसा जो है वही पैसा जब्त करें और पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डाल को ऑक्सीजन दें, वरना मुबारक साहब बहुत मुश्किल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। नाज़रीन जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, ये तो बड़े ख़तरनाक हालात जो नज़र आ रहे हैं और इस पर 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ने 12 दफ़ा तवज्जो दिलाई और लोगों ने बातचीत भी की, मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती। कल एक प्रोग्राम मैंने किया इटली से, आपको भी शायद भेजा था, वो साहब का कहना था जी फलां जो जिस मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये इसका तल्लक अहमदी लोगों के साथ है ना। मुझे ये बताइए कि पिछले 75 साल से सारी गवर्नमेंट तो रही है दूसरे लोगों के हाथ में, ठीक है। जब मैंने कल रिसर्च की तो एक वक्त था कि पाकिस्तान के वजीर खजाना अहमदी थे, MM अहमद जी, उनके नाम के वो उनके सिग्नेचर भी होते थे। फिर सर ज़फ़रुल्लाह खान का नाम भी मैंने चेक किया, आज भी अक़वाम मुत्तहिदा में उन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। ये क्या वजह कि हम हर चीज़ दूसरे पे डालते हैं? जैसे अब पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है तो ये साला 3.5 साल इमरान खान पे डाल देंगे कि उसकी वजह से ही हुआ है। और मीडिया जो लिफाफा सहाफ़ी है जो बिल्कुल ही बेशर्म हो चुकी है, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि इमरान खान का कसूर है। एक घड़ी के पीछे लगा के पूरा मुल्क उन्होंने बर्बाद कर दिया। हम कभी मजहबी कार्ड खेलते हैं और यहाँ आप समझते कि अदल से हम काम नहीं लेते। देखिए, अकल इनके अंदर होती मुबारक साहब तो पाकिस्तान में बड़े रिसोर्सेज थे। जब पाकिस्तान बना था उसमें कोई फिरके मिरके चक्कर नहीं थे, कोई फिरके का चक्कर ही नहीं था, सब मुसलमान थे। मुसलमानों ने हिम्मत की, जद्दोजहद की, हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला। और पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा जो था, हम उसको बिल्कुल नहीं अहमदी के, मैं कभी अहमदी कहता ही नहीं हूँ शुरू से, क्योंकि ये मेरे ख्याल ज्यादती एक अटैक होता है किसी की एक फेथ के ऊपर, उसका अपना ही फेथ है। तो ये पाकिस्तान को चलाने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के काबिल तरीन लोग जो थे वो उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उसमें हिस्सा डाला। आज जो अशर हो गया है, ये आपके मुल्लाइज्म ने, जो मुल्ला हैं, दाढ़ियां गर्द लंबी इन्होंने छोड़ी हुई हैं इन्होंने, और आपके दुश्मनों ने, ये सियासतदान नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिस्ट जिसको कहते हैं, मौका परस्त लोग थे। उन्होंने देख लिया कि इस घर का कोई मालिक नहीं है। जब कहते हैं किसी घर का मालिक ही नहीं होता तो वो लोग फिर उसको डाकू, उसको चोरी करते हैं। जो कुछ मिल गया उठाओ, कुछ तो मिलेगा ना, जमीनें उसकी कब्जा कर लो, उनकी बच्चों को कब्जा कर लो, उनको ये पाकिस्तान इस तरह तबाह हुआ है, इसको इस तरह तबाह किया गया है। और आज जिस हालत में पहुंच गए, आपके मीडिया टोटली पाकिस्तान का दुश्मन है। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक वेल प्लान तरीके से उनकी जेबें भरी गई है। वो बक रहे हैं टीवी के ऊपर, औरतें मर्द सब बक रहे हैं, मुस्लिम नून की औरतें मर्द सब बक रहे हैं टीवी के ऊपर। वो पाकिस्तान का दुश्मन है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी पाकिस्तान अभी अगर बचाना है आपने, तो इस मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कौन करेगा? सियासतदान तो नहीं, ये तो पहले डाकू है। नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी आता है, इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करके पहले इसकी इकानमी जो है वो गठी करे। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि तमाम सियासतदान 15 पार्टियों के जिन्होंने तबाह किया है, उनकी तमाम जायदादों को जब्त कर लें। तमाम पैसा जो बैंकों में है, तमाम कोठियां बंगले इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बनाए हुए हैं, तमाम फैक्ट्रियां, तमाम जमीनें पकड़ लें उनकी, और उनको जेलों में क्या, उनको बाद में फांसी दें, लेकिन पैसा इकट्ठा करें, बेचें और स्टेट बैंक को एक हवा दें, एक ऑक्सीजन दें थोड़ी सी। वो पैसा स्टेट बैंक में जाए, पाकिस्तान को थोड़ा ऊपर करें,
हम पहले मकरूज हैं, हमें आपको $30 बिलियन कोई देने वाला नहीं है। मुबारक साहब, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो आपको 1-2 बिलियन पता नहीं क्या क्या आप उसके गिरवी रखेंगे तो आपको देगा। $30 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए। तो ये हालात जो है, ये जब वो कहते हैं ना कि जब वो हालात ऐसे होते हैं तो ये जो एजेंट होते हैं जो दूसरी दुनिया के, वो पाकिस्तान के दुश्मन, वो इस तरह शोशे छोड़ते हैं। फिर ये मीडिया शोशा छोड़ने वाले वो लोग हैं। ये आपकी सियासी पार्टियां 15 के लोग जो बैठे हैं, ये वो शोशा छोड़ने वाले लोग हैं। हकीकत में ये पाकिस्तान के दुश्मन है। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई बचा नहीं है। इमरान को उन्होंने जिस हालत में पहुंचा दी है, मुझे फिर शक है कि इमरान के ऊपर कहीं उसको फिर अटैक करके ना मरवा दें। कुछ भी हो सकता है। इमरान उनके लिए पाकिस्तानी कौम की एक आवाज है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं। हमने कल भी बात की, इससे पहले भी बात की कि हमारी कौमी जुबान को वो जमीन के नीचे दबाया गया। अच्छा, ये बताइए सर, आपने एक बड़ी अहम बात की कि जो लोग पाकिस्तान में रहते, अगर आज वो सिर्फ अपने आप को पाकिस्तानी समझते और एक दूसरे का इज्जत एहतराम सिर्फ इस हिसाब से करते कि ये पाकिस्तानी है, तो आप क्या समझते हैं कि आज पाकिस्तान की हालत काफी बेहतर होती? बहुत बेहतर होती। देखिए, दुनिया में है मुबारक साहब, कोई किसी ये सब लोग ऐसे बोलते हैं हम रशियन हैं, वो ऐसे बोलते हैं रशियंस। मैंने देखा लाइव टीवी का, हम रशियंस हैं। वो कहते हैं मैं चाइनीज हूँ। वो कभी मजहब का नाम नहीं लेते, मैं फलां चाइनीज के फलां कम्युनिस्ट फलां। फिर नो, दुनिया में जितनी कौमें ने तरक्की की है, उन्होंने अपने मुल्क के साथ अटैचमेंट जाहिर की है कि हम ब्रिटिश हैं, हम अमेरिकन हैं, हम चाइनीज हैं, हम जापानी हैं। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे उन्होंने ये मुल्लाइज्म जब शुरू हुई तो मुल्लों को, वो अनपढ़ जाहिल जंगलियों ने क्या क्या फिर फैलाया और एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो गए। हालांकि वो खुद मुसलमान नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ अगर वो सब पाकिस्तान। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है। कल वो साहब इटली से कहने लगे कि जब तक इस्लामी कानून नहीं आएगा पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं होती। आप समझते हैं कि जो नई नस्ल जो है, इनको कोई इनकी इस्लामी हिसाब से कोई तरबियत आपको नजर आ रही है? टाइम थोड़ा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब जंगली हैं जो ऐसी बातें करते हैं। आप पाकिस्तानी होने के नाते आप ऐसा आइन बनाएं जिसमें पाकिस्तानियों के बराबर हकूक दिए जाएं। हर पाकिस्तानी एक दूसरे के बराबर हो, वो हर जगह वो नौकरी कर सकता हो, हर जगह वो उसको बराबर की इज्जत दी जाए। इक्वालिटी एंड जस्टिस, उसको इंसाफ दिया जाए तो मुल्क तरक्की करेगा। ये इस्लामी हुकूमत बनेगी तो फलां बनेगी तो ये बनेगा। भाई 75 साल से क्यों नहीं बनाई भाई तुम लोगों ने? तुम्हारे मुल्ला तो मुल्लाइज्म का जो सबसे बड़ा इबलीस है, वो मुल्लों का इबलीस, वो 15 पार्टियों में शामिल है। उसकी शक्ल इबलीस जैसी है, उसकी दाढ़ी इबलीस जैसी है, और वो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों के साथ मिला हुआ है। तो साफ जाहिर है कि ये मुल्ला जो है सारे, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। इन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। तो ये मुबारक साहब जिस हद पे अभी हम चले गए हैं, यहाँ से इसके आगे क्या क्या चश्मे फूटने वाले हैं, उसको कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत दफा बात की कि तबाही के किनारे पे खड़ा है। बहुत दफा हम पहले बता चुके हैं, अभी दुनिया बता रही है, तो फिर इसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत शुक्रिया सर, आपकी इस बातें बहुत जबरदस्त और बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं आप, और 12 दफा तवज्जो दिलाई कि पाकिस्तान की ये हालत है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। और जो बात अभी आपने कही कि इमरान खान को ये मरवा देंगे, उसकी सुपारी दी जा चुकी है और उसको ये देखना नहीं चाहते इमरान खान को। इमरान खान ने खुद भी इस बात की 1-2 दिन पहले जिक्र इस बात का किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुबारक साहब वो हमारा लीडर है, उसको बचना चाहिए, क्योंकि ये शख्स, ये लोग जो बैठे हैं, ये दुश्मन है आपके। आपको किसी तरीके से मरवा सकते हैं। इसलिए इमरान इज ए होप फॉर पाकिस्तान। अगर आप उसको नहीं बचाएंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो फिर टुकड़े टुकड़े होगा जैसे सोवियत यूनियन के हुए थे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, होता ये है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई दफ़ा चोर चीज़ें बेचने आते हैं। यूरोप में भी हैं, जर्मनी, हर जगह पे चोर मौजूद होते हैं। चोरी की होती है चीज़, अच्छा वो चीज़ होती है काफ़ी महंगी। वो चोर को होता मेरे गले से निकल जाए, अगर वो 1000 पाउंड की है तो उससे आप 30 पाउंड की भी ले लेते हैं, 50 पाउंड की भी ले लेते हैं। ये चोर इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आए हुए, इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि ये चीज़ कितने की। इनको ये है कि जो जितने की बिकती है, स्टील मिल बिक जाए, PIA बिक जाए,
मोटर पे बिक जाए, पता है ये तो सब कुछ पहले ही बिका हुआ है, एयरपोर्ट बिक जाए, ये जो मर्जी बेचते हैं, ये जो मिलता वो पकड़ लो, क्योंकि उसको वैल्यू का नहीं पता, कोई उनको दिलचस्पी नहीं इन चीज़ों से, उन्होंने कौन से बाप की कमाई से ये खरीदा हुआ है, उनके कौन से कोई हलाल के पैसे लगे हुए। तो अभी जो सर ने बातें की, गौर कीजिए, हमारे प्रोग्राम पीछे जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें हम बताते हैं वो बिल्कुल सच होती हैं। और ये मजहबी नफरत, हमें इससे निकलना पड़ेगा। मुझे अफसोस होता है जब यूरोप में रह के लोग मजहबी नफरत की बातें करते हैं और जी फलां फलां है, फलां फलां है। तो मेरा ख्याल, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, कि जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये फलां फ़िरके से हैं, जिस तरह अहमदियों के मतलब कहा जाता है, मगर जब इसका मैंने पता किया, अच्छी तरह सर्च की, मुस्लिम ममालिक में जहाँ जहाँ भी हैं मुहब्बे वतन हैं और अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और मैंने ये भी देखा कि आज भी जो पाकिस्तान की हालत है उसके बावजूद सब दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला इसे महफूज रखे, मगर इस चीज़ को हमने किसी ना किसी तरह ख़त्म करना है। हम सबको पाकिस्तानी बनना है, एक कौम बनना है, और जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुबारक के साथ एक तो इमरान खान की जान को ख़तरा है और वो ख़ुद भी इस बारे में बता चुके हैं। दूसरा, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मसला है, इस पर बातचीत होगी। और साथ आज मैं आपको बताऊं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, इसमें मैं भी मेरा 8-10 ग्रुपों में शामिल हूँ, कई लोग शामिल कर लेते हैं, और वहाँ पे जो पोस्ट आती है उससे महसूस ये होता है कि जितने भी ये व्हाट्सएप ग्रुपों पे लोग बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा नेक लोग कोई नहीं है। इनकी पोस्ट अगर आप चेक करें और आप गौर करें तो बड़ी ज़बरदस्त बातें होती हैं। और फिर मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये ज़बरदस्त बातें हम जब किसी को भेजते हैं तो क्या इस पर हम खुद भी अमल कर रहे हैं? अगर हम जो ये पोस्ट व्हाट्सएप पे आती है इस पर अमल कर रहे होते तो आज हमारा माशरा जो है, जो हर तरफ बर्बादी है, चाहे यूरोप में लोग आ जाते हैं, यहाँ भी मैंने यूके में भी देखा, जर्मनी में भी देखा और ममालिक में भी देखा कि माशरे का बड़ा असर होता है। ये जब कोरोना आया तो हमारे जो माशरे की वहाँ पे हमने चीज़ें ली थी, लूट मारा ली, अब वो उनको यहाँ लेके आ गए, जैली कंपनियाँ बनाई इंग्लैंड में, और ममालिक में भी इसी तरह चला, और जितने पैसे खींच सकते थे खींच लिए। मगर हालात वही, मैंने ऐसे लोग भी यहाँ पे देखे अरसा दराज से वो काम कर रहे हैं, साथ बेनिफिट ले रहे हैं, हाउसिंग बेनिफिट ले रहे हैं, और सब कुछ साथ चल रहा है, मगर फिर भी पूरी नहीं पड़ती। कोई टैक्सी भी चला रहा है, साथ बिल्डिंग का काम भी कर रहा है, साथ बेनिफिट भी ले रहा है, पाकिस्तान में जायदाद पे जायदाद ले रहे, मगर यहाँ पे अपनी हालत उनकी यही है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि ईमानदारी कौमों में पाई जाती है। और टोक्यो में जो अभी नई रिपोर्ट आई है कि ईमानदारी में सबसे 1 नंबर पे वो जापान जो है वो आया। अगर इस पर आप बात करें तो फिर ईमानदारी का फिर मजहब से तो कोई तल्लक ना हुआ, क्योंकि वो टोक्यो वाले तो खुदा को भी नहीं मानते। ये माशरे का बड़ा असर होता है। मजहब उस बंदे के लिए जिसने मजहब के मुताबिक चलना हो, जिसने मजहब को समझना हो, जिसको विरासत में मिला हो। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नई नस्ल है उनमें जो हालात आप देखते हैं, या हमारे जो बड़े थे, कितना फ़र्क पड़ गया है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो सबसे पहले अपने माशरे को तब्दील करती। वो ये पोस्ट भेज के हम समझते बाद ये पोस्ट भेज दी, इससे हमारे हालात चेंज हो जाएंगे, करके दिखाओ मुझे चेंज। अगर ये जितने बंदे पोस्ट भेज रहे हैं, ये मैं दावा करता हूं कि ये खुद भी मुकम्मल तौर पे जो टोक्यो वाली मैंने बात की है उसके मुताबिक नहीं चल रहे होंगे। तो पोस्ट में ये बताया जाता है कि मैं आपसे बेहतरीन मुसलमान हूँ, मैं बहुत खिदमत इंसानियत की कर रहा हूँ, हजरत अली की बातें और बुजुर्गान दीन की बातें। मैं कहता है ऐसी मार दाड़ लगी हुई है कि आप सोच नहीं सकते। ग्रुप है मेरे, इसमें उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि 1 सेकंड भी गुजरता और एक पोस्ट ऐसी ना आती हो। मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि सारा बिजी होता हूँ। तो इन लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि ये पोस्ट पे
जो आप लोगों को भेजते हैं, कोशिश करें कि खुद भी देख ले कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितना इस पे अमल कर रहे हैं। और अगर तो अमल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो फिर ये पोस्ट ना भेजें, क्योंकि हर बंदे की ये सोच है कि नेकी दूसरे के लिए मैं जो मर्जी करता रहा। मैंने यहाँ देखे बेशुमार लोग हैं बदनीते, कोई कहता है मैं घर ले रहा हूँ, कई कई साल गुजर गए, जब उनकी बातें सुनते हैं तो पहाड़ों जैसी होती है, नीयत नहीं साफ होती। मैं कई लोगों को जानता हूँ, और फिर नीयत इतनी खराब होती है जिनके जो, अब मैं क्या कहूँ, छोड़े मिट्टी डालने इस बात पे। तो ये चीज़ मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी बताई कि हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। इमरान खान सड़कों पे निकला हुआ है, इमरान खान अकेले ने ठेका लिया उस मुल्क का, लोग भी कहते हैं। वो तड़प रहा है कि मुल्क ठीक हो जाए पाकिस्तान। अवाम को भी ये बदलना होगा ना अपने माशरे को। आप देखिए कि आप पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ अभी एयरपोर्ट पे आप पहुँचते नहीं, किसी एयरपोर्ट पे आप अपने पैसे संभालने शुरू कर देते हैं, कोई काट के ना ले लीजिए। यहाँ भी होते हैं वाकयात, मगर इतने नहीं होते। फिर पासपोर्ट संभालना, ये संभाल लो, वो संभाल लो, किसी को बताना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एहतियात अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि पाकिस्तान किसी भी मुस्लिम मुल्क में जाए तो सबसे पहले यही स्यापा पड़ा होता है कि यार सारा कोई ज़रा अपने कोई ये कर लो, वो कर लो, बस और बच के आ जाओ। ये भी एक ज़हनी तौर पे टेंशन होती है। मैं दुनिया के बेशुमार ममालिक में गया हूँ, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है, मुसलमान मुल्क में तो नहीं इतना में गया, लेकिन जो दूसरी दुनिया का भी अल्लाह के फजल से कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो हमारे क्योंकि दावे है कि हम ईमानदार हैं, हम झूठ नहीं बोलते, और साथ इस्लाम के भी नारे होते हैं, मजहब हमसे ज़्यादा ज़बरदस्त मुसलमान कोई नहीं है। हदीस से मेरे ऑफिस में एक साहब है, वो सारा दिन यही डराते रहते हैं मरने के बाद ये होगा, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों ने कहा ये सारा जो करोड़ों दुनिया अरबा दुनिया मरी अभी तक, वो सारा साहब हमारे से लिया जा रहा। कहीं चले जाए पर ड्राई यार्ड के बाद जैसे सारे गुनाह आपने दुनिया में कर लिए, और जब अपने उनके खाते खोलो तो अपना भी बिड़ा कर रखा होगा। ये बात इसलिए मैंने आज आपको कही कि अगर आप देखें हमारी पार्लियामेंट और जापान की पार्लियामेंट, जापान तबाह हो गया दूसरी जंग अज़ीम में। जापान वाहिद मुल्क है जहाँ 2 एटम बम पड़े, हम तो एटम बम बना के तो उसे संभाल रहे हैं, उसके ऊपर गिर भी पड़े हुए। और फिर वो जापान जो दुनिया में तरक्की कर गया, उनकी गाड़ियाँ हैं पूरी दुनिया में जा रही है। जो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा जो देखते हैं आप मिनी कैब चलती है वो जापान की है। अब मैं कुछ अर्सा पहले जर्मनी में देख रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी ये गाड़ियाँ काफ़ी मकदार में आ रही हैं। हालांकि पहले जो लोग थे वो जर्मन गाड़ियों को पसंद करते थे, शायद प्राइस का फ़र्क है या क्या वजह है। तो इन लोगों ने तरक्की की है, ना इनके पास तेल था ना कोई ऐसी चीज़ थी, और उसके बावजूद ये लोग क्यों आगे निकल गए? ये ईमानदारी की वजह होती है। जब आप ईमानदारी से नीयत साफ हो और बदनीते ना हो तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। मैंने देखा, मैं कल ही अपने भाई से कह रहा था, कोई बात हुई तो मैंने कहा यार, वो कह लगा ये देखे इसने भी आपके साथ ऐसे किया है, ये इसने कहा। मैं कहा हम तो फिर भी अल्लाह का फजल है कि उसी तरह बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला का एहसान है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला दे रहा है। तो ये लोग आज भी वही हालत है कि अपना जिस तरह ज़िंदगी इनकी गुजर रही थी, आज भी इनकी नज़र होती है कि फलां बंदा टिप कितनी दे के जाएगा, यही सोच लेके निकलते। अगर कोई टिप ना दे के जाए उसको गालियाँ निकालती। तो जब तक आपका हाथ ऐसे होगा आप तरक्की नहीं कर सकते। मुआयना करना मेरी बात का, बुरा ना मनाना। जब आपका हाथ ऐसे होगा फिर आप तरक्की कर सकते हैं, वरना आप देख ले जो लोग भी इस सोच से चलते हैं कि मुझे कोई 2-4 पाउंड या 2-4 एरो कोई टिप दे जाएगा, वो टिप के आले दुआले इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, प्रॉपर्टियाँ लेते रहते हैं, कोई चीज़ उनके नसीब में होती है, नहीं होती। पाकिस्तान में पैसा लगा दिया, वहाँ पे घर ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, अपने नसीब में नहीं होता। आप खुद वो किराए के घरों में रहते हैं, पूरी ज़िंदगी ऐसे उनकी गुजर जाती है।
यहाँ यूके में ये भी एक बड़ी नेमत है कि किसी का घर अपना हो, या जर्मनी में, यूरोप में, तो वो खुश नसीब इंसान है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं वो सुकून से बैठे होते हैं, जो किराए पे होते हैं वो यही चलता रहता है। और फिर क्या क्या बताए, क्या क्या किस्से लोग आके यहाँ सुनाते हैं, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। और अगले दिन एक आदमी आया, मैंने कहा कब से हैं आप? पहले वो जर्मनी में था, फिर इंग्लैंड आ गया जी, 35 साल से। तो क्या हो रहा है? मैं जी ये पिज़्ज़ा मीज़ा लिफ्ट करता हूँ, 2 घंटे बैठा रहा हूँ वहाँ, कोई काम ही नहीं मिला। तो मैंने उसको कहा कि इतने साल आप यहाँ पे रहे, आपने कोई ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं किया कि आप 55-60 साल के हैं तो कोई बैठ के रोटी रोजी का बंदोबस्त हो जाता इज्जत के साथ। वो कहने लगा जी मैं पाकिस्तान चक्कर लगाता रहा हूँ, वहाँ जायदाद बना ली, किसी ने कुछ ने कब्जा कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, मैं बस इसी तरह। वजह ये थी अंदर की बात जब पता की कि बेनिफिट इधर से नहीं छोड़ा और पैसे लिए और सब उधर के उधर ही लगाते रहे, और उसके बाद यहाँ पे पैसे शो नहीं कर सकते थे, लीगल पैसा नहीं था। तो आज 35 साल बाद भी वो अपना डिस्प्ले पे देख रहा था कि जॉब आ जाए, कहता 2 घंटे हो गए जॉब नहीं मिली। ना नहीं, एक ब्रेक लेते जो असल बात है वो भी शुरू ही नहीं हुई जी। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, और इमरान खान की जान को वाकई खतरा है। आपके इल्म में है कि सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि बताया ये जा रहा है कि इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाने का ये बंदोबस्त किया। इंतखाबात जो डिले हो रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि जो 5-6 माह है इसमें इसको रास्ते से हटाना है। और अगर ये इसमें कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान में क्या हालात होंगे इसका आप खुद अंदाज़ा लगा ले कि एक मकबूल लीडर को जब रास्ते से हटाया जाता है, हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि जब पब्लिक की बात नहीं मानी जाती और सख्ती के साथ फैसले किए जाते हैं तो आखिर पे अंजाम यही होता है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ, अलहदा हो गया बांग्लादेश। तो ये चीज़ें जो है ये कोई कहने तक नहीं है, कोई कहानियाँ नहीं है। मैं क्योंकि प्रोग्राम वगैरह भी करने होते हैं, मुझे कुछ ये भी शौक है कि दूसरे ममालिक के मतलब कोई दिलचस्पी भी लेता रहूँ, और मैं ज़्यादा टाइम जो मेरा ख्याल है इस पर लगाता हूँ कि हर मुल्क का कल्चर क्या है और किस तरह लोग ज़िंदगी गुजारते वहाँ पे। तो मैं यूगोस्लाविया के मतलब देख रहा था कि वहाँ पे जब ये मुल्क टूट गया तो उसके छोटे छोटे मुल्क बन गए, और किसी को पता भी नहीं था कि यूगोस्लाविया या रशिया, जिस तरह आज भी अब्दुल कयूम साहब ने प्रोग्राम बताया था कि टूट जाएगा, किसी के इल्म में भी ये चीज़ नहीं थी। मगर हालात और वक़्त के साथ साथ तब्दीली आ जाती है। अगर जो भी बंदा नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहा है ये देख रहे हैं कि कुछ उसमें भी कवानीन चेंज करे, शायद उसकी पावर कम करना चाहते हैं, और वज़ीर आज़म की पावर सबसे ज़्यादा ये करना चाहते हैं, ये चोर जो हैं ये मुकर्रर करेंगे। और यहाँ पे फ़ौज भी अगर खामोश रहती है और सारा कुछ इनके हाथ में दे देते हैं तो ये मुल्क फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। जो भी नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए वो जो मौजूदा है इसकी हालत देख कर उसको अपनी जो हालत है उसे बेहतर करना होगा। ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले ये जो गवर्नमेंट ने किए ये वाले नहीं। सबसे पहले उसे अदलिया को मजबूत करना होगा। वहाँ अपने अगर कोई फौजी भी गलती करता है तो उसे अदलिया के सामने पेश होना होगा। FIR का सिस्टम जो है ये पुलिस ये गवर्नमेंट से आप कोई उम्मीद ना रखें ये ठीक करे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितने सख्त फैसले भी करने पड़े। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाते तो समझें कि जो आपने देखा 6 माह में बेड़ा गर्क हुआ है वो अगले एक 6 माह और देख लें, ये साल देख लें। जब यूक्रेन जंग लगी थी तो उस वक्त वो सोच रहे थे जनाब इतना बड़ा इशू नहीं है, कंट्रोल कर लेंगे। पूरा यूरोप में अब अजाब आया हुआ है। 400 पाउंड मैं खुद बिजली का 380 पाउंड दे रहे हैं हम लोग, कहाँ 120 पाउंड थे। जर्मनी में भी ऐसे ही
तो बात बताने का मकसद आपको ये है कि रिजल्ट थोड़ी देर बाद निकलते हैं। जो आप बीज ज़मीन में ज़ाहिर है किसी चीज़ का भी या वो बोते हैं तो उसका फिर जो फल निकलता है वो वक्त लगता है। तो ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अनकरीब आप देखेंगे ये चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके तितर बितर हो जाएगी। और आने वाले दिनों में अगर ये फैसले ना किए गए तो इसका बड़ा सख्त पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये मेरी बात आप लिख लें। और अभी तक ये फैसला आज 18 तारीख होगी, ये 10 दिन रह गए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो। हर बंदा कहता है कि मेरा बंदा हो। इमरान खान कहता है कोई भी हो जाए मुल्क का वफादार हो। ये लफ्ज़ क्यों हम बार बार हमें कहने पड़ते हैं? इसका मतलब हमें शक है कि जो भी आएगा अगर इसी तरह का आ गया, जो भी गद्दार जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का क्या बनेगा? ये बेशुमार सवाल है, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। उम्मीद है कि तब्दीली आएगी, लेकिन डबल गेम जो है वो हमारे मुल्क में बड़ी चलती है। फौज भी डबल गेम खेल रही है, हुकूमत भी डबल खेल रही है, इमरान खान भी डबल ही खेल रहा है। मेरे से पूछ लें, एक तरफ वो जुलूस निकाल रहा है, एक तरफ वो बातचीत कर रहा है, बातचीत के नतीजे नहीं निकल रहे। आप क्या समझते हैं ये बातचीत करके इन लोगों से आपको फायदा हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। ये कोई मुल्क के लिए थोड़ा आए हुए हैं या अवाम के लिए थोड़ा आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देखते रहे, शाम को लाते आज़रा में और बातचीत करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब